कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात पड़ोसी देश बांग्लादेश की। वहां पर राजनीतिक अस्थिरता की वजह से भारत के लिए चिंता बढ़ गई है। कहीं फिर से वहां कट्टरपंथी ताकतें सर न उठा ले, सरहद पर अवैध तरीके से घुसपैठ ना बढ़े। बांग्लादेश में भारत का निवेश पूरी तरह सुरक्षित रहे। भारत विरोधी आईएसआई और जमायते इस्लामी जैसे संगठन कम से कम बांग्लादेश में ना फूले। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हैं। बीएसएफ के आईजी रहे एसएस गुलेरिया, जिनके जिम्मे था बांग्लादेश बॉर्डर पर निगरानी, और सामरिक मामलों के जानकार मेजर जनरल अश्विनी श्रीवाच। गुलेरिया साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है कि बांग्लादेश बॉर्डर का क्या हाल है और कितना डिफिकल्ट है बॉर्डर गार्डिंग करना मौजूदा हालात में? जैसा कि हम सबको जानकारी है कि जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, ईस्टर्न बॉर्डर जिसे हम कहते हैं बांग्लादेश के साथ, इसकी टोटल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। और ये बॉर्डर जो है ये बहुत ज़्यादा चुनौती जो है सीमा सुरक्षा वालों को देता है, बिकॉज ऑफ इस टेरेन, बिकॉज ऑफ द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल हु आर स्टेइंग ऑन द जीरो लाइन। और अगर आप वहाँ पे देखें तो बहुत से गांव ऐसे हैं जो कि फेंसिंग से आगे हैं, जीरो लाइन के ऊपर हैं। इस ऑलमोस्ट 40% बॉर्डर इज रिवराइन बॉर्डर। इसकी वजह से फेंसिंग जो है इस बॉर्डर में नहीं है। इफ़ यू गो टू फर्दर, आप मिजोरम तरफ जाएं, मणिपुर की साइड जाएं, तो जो हिली एरियाज़ हैं, माउंटेनियस एरियाज़ हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लोरा फोना है। सो अपने आप में ये बॉर्डर बड़ा कम्प्लेक्स है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज जो है वो बॉर्डर मैन के लिए पेश करता है। तो ये तो है बॉर्डर का जो नेचर है, जो जिस तरीके का ये बॉर्डर है। और जहाँ तक बांग्लादेश की प्रॉब्लम है, सिंस द टाइम बांग्लादेश हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस 1971 से, और इनफैक्ट उससे पहले से ही जो इन्फिल्ट्रेशन जो है, जो माइग्रेशन जो है बांग्लादेशियों की, बांग्लादेशी चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये लगातार जो है वो जारी रहा है। और इसकी वजह से हमारे देश में ऑलरेडी बांग्लादेशी जो हैं वो कई जगह आ चुके हैं। और अगर प्रेजेंट सिनेरियो आप देखें तो उसमें हमारी चुनौतियां और ज़्यादा बढ़ जाती। तो जनरल श्रीवाच, आप कैसे देखते हैं कि कई जगहों पर जो फेंसिंग जो है, जिस तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से पाकिस्तान बॉर्डर में कम से कम वैसा नहीं है, कई जगह नदी नाले हैं, तो उसका फायदा आपको नहीं लगता है कि जो बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी ताकतें जो फिर से सक्रिय हो रही है वो उसका फायदा उठा सकती है? हमारे लिए चुनौती और ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है राजीव कि भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, जैसे बताया आईजी साहब ने, 4000 किलोमीटर से ज़्यादा है और 5 स्टेट से मिलता है कि मिजोरम से, मणिपुर से, त्रिपुरा से, मेघालय से, फिर असम से और वेस्ट बंगाल से। और सबसे ज़्यादा ये वेस्ट बंगाल से है, जबकि 2000 किलोमीटर के करीब। सच्चाई ये है कि ये चमन नदियाँ जो हैं भारत से बांग्लादेश जा रही, इसके साथ बहुत नाले जाने, तो रिवराइन टेरेन है। इसका मतलब वहाँ पर नाले नदियों पे आप फेंसिंग नहीं कर सकते। तो अगर आप ये कहें कि बॉर्डर इज ऑलमोस्ट पोरस, ये गलत नहीं होगा। और यही नहीं कि अभी इन्फिल्ट्रेशन का डर जो है, अगर आपको पता होगा, जब इकोनॉमी में बांग्लादेश इतना अच्छा नहीं कर रहा था तो वहाँ से काफ़ी इलीगल माइग्रेशन बांग्लादेश से भारत में हुई, और इसी के कारण तो असम अकॉर्ड हुआ था, असम की प्रॉब्लम थी। और मैंने कम से कम 7.5 साल के करीब इस इलाके में सर्व किया, नॉर्थ ईस्ट में, और कोकराझार, बुगाईगांव, धुबरी के इलाके में कमांड भी किया, और साथ में मेघालय जो डोकी का इलाका है।
तो सच्चाई ये है कि ये बॉर्डर काफी पोरस है और इसके अंदर इलीगल माइग्रेशन होने का डर हरदम बढ़ा रहा है। अगर आप देखें चिटागोंग हिल से आपके मिजोरम में चकमा आए थे 1980s के अंदर, उसके बाद आपके त्रिपुरा में आए, और इसके साथ साथ जो असम और बंगाल के अंदर काफी इकोनॉमिक रीजन के कारण इन्फिल्ट्रेशन और माइग्रेशन हुई। अब क्या है सिचुएशन, अब जैसे क्योंकि बांग्लादेश के अंदर स्थिति बहुत नाजुक है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू की पॉपुलेशन है वो करीब करीब 23% थी जब भारत और पाकिस्तान दो देश बने थे और ये ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश। उसके बाद जब तक ये बांग्लादेश बना 1971 में, इसको घट के 14% हुआ और आज ये 7 से 8% है। तो कहाँ चले गए वो हिंदू? क्या तो वो मार दिए गए, क्या वो भाग गए, क्या वो कन्वर्ट कर दिए गए? ये सच्चाई है। आज वो 1.3 करोड़ के करीब हिंदू हैं, मगर वो अब टारगेट किए जाने हैं, क्योंकि एक तो वो अवामी लीग की तरफ माने जाते हैं कि वो उनका ज्यादा झुकाव अवामी लीग, एक हिंदू जो हैं एंटी इंडिया और एंटी हिंदू जो बहुत ज्यादा सेंटिमेंट आज की तारीख में है। और इंडिया आउट कैंपेन मालदीव के बाद बांग्लादेश में स्टार्ट हुई थी। तो ये सच्चाई है, आज इतनी बुरी हालत है इन हिंदुओं के, इनके घर जला दिए गए हैं, औरतों का रेप हुआ है, मंदिरों को क्या है, तो वो भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो अभी बॉर्डर एरिया में। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि इस पर बाद हम बात करेंगे। मेरा सवाल ये है कि बॉर्डर गार्डिंग करना आज के तारीख में कितना चुनौती बन गया है, जब आप खुद बता रहे हैं कि रिवराइन इलाका है, वहां से आसानी से घुसपैठ हो सकता है, तो जो कट्टरपंथी ताकतें हैं बांग्लादेश में, उसका तो फायदा बड़े आराम से उठा सकता है। बिल्कुल, यही बहुत आपने अच्छा बात किया राजीव, क्योंकि बहुत पोरस है। तो सबसे बड़ा डर ये नहीं है कि वहां से हिंदू आ जाएं। अगर वो जेन्युइन है तो भारत को शायद ये अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या है कि जो रोंगिया है 10 लाख के करीब जो बैठे हुए कॉक्स बाजार में, जिनको आईएसआई ने रेडिकलाइज किया, वो भी भारत इनके अंदर आ सकते हैं। 12 के करीब जेल जो है वो आज की तारीख में, उससे जो आतंकवादी भी थे और जो क्रिमिनल थे वो भी भाग गए हैं, वो भी भारत में आने की कोशिश करेंगे। जमाते इस्लामी के रेडिकलाइज यूथ भी आने की कोशिश करेंगे। आईएसआई अपने जो है स्टूज को भी भेजेगी। तो बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि आज की तारीख में ये पोरस है बॉर्डर, इसमें आना आसान है, और क्योंकि ये टपका आ सकता भारत में, तो मुझे लगता है राजीव ये बहुत ही बड़ी चुनौती है भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। बीएसएफ अपनी तरफ से बहुत अच्छा कोशिश कर रही है, मगर ये चेतावनी और ये चुनौती भारत के लिए बहुत ज्यादा बड़ी है। राजीव, गुलेरिया साहब, आप कैसे देखेंगे कि वहां पर जो तस्वीरें जो निकल के आ रही है, सैकड़ों हजारों बांग्लादेशी जो है, हिंदू की बात करें, कुछ मुसलमान की बात करें, वो जो है घुसपैठ करने को तैयार बैठे हैं, मतलब भारत के एरिया में आने को तैयार बैठे। कब तक और कैसे रोकेंगे? एक बड़ी तादाद हिंदुओं के उसमें अल्पसंख्यक है वहां पर जो। गुलेरिया साहब जी, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, स्पेशली हिंदूज और अवामी लीग के जो सपोर्टर हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनकी जान को बहुत खतरा है, और जिसके कारण उनका एक्सोडस, उनका भारत में आना जो है, उसकी संभावना लगातार बनी हुई है। और हर दिन आपने देखा है, सुना है कि जैसे किशनगंज में, सिलीगुड़ी में, एक गोपालपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कूच बिहार के इलाके में हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो फेंसिंग के नज़दीक आ रहे हैं और भारत में आने की वो परमिशन मांग रहे हैं। और बीएसएफ जो है वो इनको रोकने के लिए उनको कन्विंस करके वापस भेज रही है। तो ये तो है कि जब वो पूरे के पूरे ग्रुप में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सोचिए कि यही लोग इक्का दुक्का करके इन्फिल्ट्रेट करना चाहें, तो ये चुनौती और मुश्किल हो जाती है। अब ये इनका बॉर्डर से इधर आना अपने आप में ये समस्या और इसलिए भी बढ़ गई है कि जो बांग्लादेश के हालात हैं, उसमें जो बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश जो कि बॉर्डर के ऊपर होनी चाहिए, उनके भी ट्रुप्स जो हैं वो इंटरनल सिक्योरिटी में लग गए हैं। तो इसकी वजह से उस तरफ से इधर लोगों को आने में और आसानी होगी। जहाँ तक बीएसएफ है, बीएसएफ ने अपना जो स्टांस है उसको और एग्रेसिव किया है। बॉर्डर के ऊपर जो है पूरी निगरानी रखी जा रही है। जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। हर एक गांव में हमारे जो सोर्सेज हैं उनको एक्टिवेट कर दिया गया है, और इसके साथ स्थानीय पुलिस जो है उनका भी पूरा सहयोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पूरा प्रयास है कि ये बांग्लादेशी जो नागरिक हैं उनको भारत में ना आने दिया जाए। इसके लिए बीएसएफ
प्रतिबद्ध है और अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल प्रयास कर रही है। लेकिन गुलेरिया साहब कैसे रोकेंगे कि कई जैसे गांव है जहां एक घर जो है आपको हिंदुस्तान में है, उस घर का आधा हिस्सा जो है बांग्लादेश में, ऐसे कई सारे घर है, बिल्कुल कह सकते हैं बहुत करीब का रिश्ता है, वहां रोकना जो है अपने आप में बहुत मुश्किल होगा। साथ में भारत सरकार ने भी एक कमेटी भी बनाई है, एक निगरानी समिति बनाई है, कितना असरदार होगा ये? ये आपकी बात से सहमत हूं कि जो भारत बांग्लादेश बॉर्डर में लगभग 154 गांव ऐसे हैं जो कि फेंसिंग से आगे हैं, और कुछ गांव तो जीरो लाइन पर हैं, आधे गांव बांग्लादेश में हैं, आधे इस तरफ हैं, और कुछ घर ऐसे हैं जिनका आंगन जो है वो इंडिया में है और घर बांग्लादेश में है, या मस्जिद जो है वहां पे अगर जीरो लाइन के ऊपर है तो कॉमन है। तो इस तरह की परिस्थितियां हैं, और ऐसी जगह पर इसको इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन को रोकना जो है बहुत मुश्किल कार्य है। और ऐसी जगह के ऊपर बीएसएफ ने मान लो कि 2 टियर सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है, जहां पर ऐसे गांव हैं, गांव में कोशिश कर रहे हैं कि जीरो लाइन पर ही इनको रोका जाए, लेकिन फिर भी इन्फिल्ट्रेशन की या इनके अंदर आने की संभावना है, तो पीछे सेकंड लाइन ऑफ जो गार्डिंग है वो वहां पे है, प्लस जो हमारे जो लोकल सोर्सेज हैं वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि जो बंगाल का बॉर्डर है वहां पे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत फास्ट है, खबर जो है वो मिल जाती है, और स्थानीय पुलिस जो है वो भी प्रयास कर रहे हैं, बीएसएफ अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रही है। हमारे पास जो टेक्निकल गैजेट्स हैं वो अभी बॉर्डर के ऊपर सर्विलेंस को भी काफी टेक्नोलॉजिकल सर्विलेंस, स्मार्ट सर्विलेंस जो है, ऐसे इक्विपमेंट सीसीटीवी कैमरास वहां पे लगा दिए गए हैं। लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहूंगा कि आप जितने मर्जी सर्विलेंस इक्विपमेंट लगा दो, जितनी मर्जी ऑब्स्टेकल लगा दो, अल्टीमेटली जितने भी ये हम स्मार्ट सॉल्यूशंस अडॉप्ट करते हैं, इसके पीछे बीएसएफ का आदमी जरूर होना चाहिए। तो क्योंकि ये कैमरे, ये इक्विपमेंट तो उनको पकड़ेंगे नहीं, पकड़ना तो बीएसएफ के आदमी को है। जहां पे एक घर से दूसरे घर में आदमी प्रवेश करता है तो मुश्किल हो जाती है, तो चुनौती है, लेकिन प्रयास पूरा हो रहा है कि हम इनको भारत में ना आने दें। इसके लिए पूरे प्रयास, पूरा एक पेशेवर अंदाज जो है वो उसको अडॉप्ट किया गया है। और ये जो कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी में भी आप देख रहे हैं कि प्रोफेशनल्स हैं, हर एक फील्ड से इंफॉर्मेशन आ रही है। जो स्टेक होल्डर एजेंसीज हैं, जो स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो सारी बॉर्डर के ऊपर एक्टिव हैं। तो कुल मिला के ये सारे जो फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, जो हमारे पास स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनका हम पूरा प्रयास करके बांग्लादेश से आने वाले लोगों को रोकने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और हमें इस बात का भी पता है कि इंटरनेशनल बाउंड्री के दोनों तरफ बहुत से प्रोफेशनल लोग, जिसे टॉट कहते हैं, वो वहां पे हैं और वो एक्टिव हैं, और उनका प्रोफेशन है कि वो जब किसी को आईवी क्रॉस करा के इधर लेके आते हैं तो उससे पैसा लेते हैं, 15-15, 20-20 हजार, या जितना आदमी उससे उतना ज्यादा पैसा लेते हैं। वो लोग भी इस समय एक्टिव होंगे, और उनका भी जो उनकी डिटेल्स है वो सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास हैं, उनके ऊपर भी नजर रखी जा रही है। और कोशिश है कि ये अपने इरादों में कामयाब ना हो। बट ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इसके लिए भारत सरकार जो है और पुख्ता इंतजाम करे। देखिए, कोई भी बॉर्डर जो है वो सील नहीं हो सकता। बॉर्डर्स कहते हैं कि आर नॉट इम्प्रेग्नेबल। इस स्थिति को निपटने के लिए हमें हिंटरलैंड में भी, जिस तरह से आप जम्मू बॉर्डर की बात करते हैं, कश्मीर की बॉर्डर की बात करते हैं, वहां पे फर्स्ट टियर है, सेकंड टियर है, इस तरह से इस बॉर्डर के ऊपर भी हमें जो नफरी बढ़ानी पड़ेगी, हमें अपनी फोर्स जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, चाहे बीएसएफ हो, चाहे पीछे सेकंड लाइन में, सेकंड टियर में आप कोई किसी और फोर्सेस को वहां पे डिप्लॉय करो, जिससे कि अगर कोई आगे से क्रॉस आ जाता है तो पीछे उसको इंटरसेप्ट किया जा सके। तो ये मेरा एक सुझाव है। और एक मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो ईस्टर्न बॉर्डर हैं उनका जो स्टैंडर्ड है वो वेस्टर्न बॉर्डर की तरह नहीं है। वो इसलिए कि हमने हमेशा बांग्लादेश को अपना फ्रेंडली कंट्री माना है, और वहां से होने वाले ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स या वहां से आने वाली थ्रेट को हमने सीरियसली आज तक नहीं लिया है। लेकिन अभी समय आ गया है कि हमें अपने ईस्टर्न साइड के जितने बॉर्डर्स हैं उनका स्टैंडर्ड भी अपग्रेड करना होगा, और उसको एट पार विद वेस्टर्न बॉर्डर लाना होगा। उससे हमें काफी मदद मिलेगी कि हम जो है इनको रोक सकें। जनरल सिरवाच, बॉर्डर को जो है, बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने की बात तो है ही, लेकिन साथ में जिस तरह से बांग्लादेश में अगर देखें, जिस तरह से हिंदुओं को
चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, मंदिर, उनके घर तो जलाए जा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं आप? और देखो सच्चाई ये बात है राजीव, वहां पर ये एंटी इंडिया कैंपेन, इंडिया आउट कैंपेन पहले से बहुत थी और इसको बढ़ावा मिला है अभी, क्योंकि ये जिस जिस प्रकार से जमाते इस्लामी है, ये वो पार्टी है जो कि पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, पाकिस्तान की आर्मी के साथ खड़ी थी 1971 में। और ये जो जेनोसाइड हुआ था, जहां पर कम से कम 3 से 5 लाख औरतों का रेप हुआ, 1 करोड़ के करीब लोगों ने पलायन किया, ये सारा जमाते इस्लामी का बहुत बड़ा हाथ था। और इसी प्रकार से जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, जो उनका अभी जनरल जिया हैं, जो उनका लड़का है तारिक रहमान, खालिदा जिया का बेटा, वो यूके में इसको बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट कर रहा था। जिस प्रकार से ये सिचुएशन हुई है, ये सर यहाँ पर तो बीएनपी साफ तौर पर करे कि आपने जो शेख हसीना को पनाह दिया है, ये ठीक नहीं किया, उससे नाराजगी जता रही। वो कह रहे कि आप जनता के साथ रहिए, और केवल जमायत ही नहीं बल्कि जो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके पीछे कहा यह जा रहा है कि बीएनपी तो है ही, साथ में जमायत भी है, आईएसआई भी है। तो ये तो काफी चिंता वाली बात हो जाती है भारत के लिए सर। हाँ, यही बात मैं बता रहा राजीव। इसके अंदर 4-5 चीजें हैं। एक तो सच्चाई है, जमाते इस्लामी है जो कि बिल्कुल अगेंस्ट इंडिया है। इसके बाद बांग्लादेश नेशनल पार्टी है जो कि खालिदा जिया की, वो हरदम एंटी इंडिया रही है। तीसरा क्या है, आईएसआई ने इसको फंड दे के दिलाया है। चौथा क्या है, CIA और चाइना का भी इसमें रोल है। अभी पहले बताता हूं मैं कि अमेरिका किस लिए इन्वॉल्व है। अगर आप देखें कि जब ये इलेक्शन हुए तो अमेरिका ने काफी कुछ वार्निंग दी थी शेख हसीना को कि आप यहाँ जो इलेक्शन हुए हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं है, फेयर एंड फ्री नहीं। अगर यही बात तो पाकिस्तान में इससे ज्यादा लागू थी, उन्होंने ऐसा कभी पास नहीं किया कमेंट। क्योंकि हुआ क्या, एक सेंट मार्टिन आइलैंड है जो बे ऑफ बंगाल में है। अमेरिका प्रेशर डाल रहा था बांग्लादेश पे कि उसको दे, वो नेवल एयर बेस बनाना चाहते थे बे ऑफ बंगाल में, जो शेख हसीना की गवर्नमेंट ने उसको नहीं दी। और उसके कारण जो है अमेरिका जो बहुत प्रेशर डाल रहा था अभी बांग्लादेश में, इसीलिए CIA का भी इसके अंदर हाथ है। ये अब चीन की बात आती है। चीन का क्या है, अभी शेख हसीना गई थी 1 महीना पहले चीन में, और 2 दिन पहले अपने ट्रिप खत्म करने से पहले वो वापस आ गई। उसकी 3 बातें थी। एक तो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रेशराइज कर रहे हैं, अपने टर्म्स में करे चीन। दूसरा वो क्या कर रहे थे, बेल्ट रोड इनिशिएटिव को कहते हैं कि 30% और बढ़ाएं। चौथा वो जो तेस्ता बेसन था वो भारत की बजाय वो खुद लेना चाहते थे, जो कि शेख हसीना नहीं मानी। और पांचवा क्या था कि जो $4 बिलियन की वो बात कर रहे थे कि हम आपको एड देंगे, उसको घटा के उन्होंने $400 मिलियन कर दिया। तो ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं चीन का भी जो लगाव था शेख हसीना से वो हट गया था। तो इसके अंदर जमाते इस्लामी इन्वॉल्व है, कोई डाउट नहीं। उसकी जो एक स्टूडेंट यूनियन है वो एक प्रकार इसके अंदर बहुत सक्रिय थी। इसके अंदर ISI का बहुत बड़ा हाथ है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो कि एक प्रकार से काफी नजदीक ISI के, वो भी है। CIA ने भी काफी पैसा दिया है, वो भी इंटरेस्टेड थे कि शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरे। और कहीं ना कहीं चीन के भी इसके अंदर एक प्रकार से मिली भगत है। तो ये सारा का सारा के कारण ये सारी जो स्टूडेंट यूनियन की, ये लगता है ग्राउंड पे कि ये स्पॉन्टेनियस है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। हाँ, वाकई कुछ ना कुछ गलतियां की हैं शेख हसीना ने कि जो ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी के हिसाब से बोला जा रहा है, मगर वो इतनी बड़ी नहीं। ये भी तो मानना पड़ेगा 15 साल में जो तरक्की बांग्लादेश ने की वो काबिल तारीफ है कि आज उसका जो फॉरेन रिजर्व 2021 में करीब करीब $48 बिलियन हो गया था। उसका पर कैपिटा इनकम है भारत से ज्यादा था। और यही नहीं कि अब वो अंडर डेवलप कंट्री से डेवलपिंग की कंट्री के दायरे में आ रही थी, मगर इसके बावजूद इतनी इसके बरखिलाफ जो कार्रवाई हुई है, ये कोई स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट की मूवमेंट नहीं है। इसको जमाते इस्लामी, ISI, CIA और चीन का हाथ है, तभी ये कार्रवाई हुई है। राजीव गुलेरिया साहब, इसको कैसे देखेंगे कि जो बांग्लादेश में जो हालात बन रहे हैं, जिस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहा है, राजनीतिक अस्थिरता हो रही है, शेख हसीना को भाग के हिंदुस्तान आना पड़ा, वहां के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे उनको इस्तीफा देना पड़ा, और हमारा पड़ोसी मुल्क है, 2 फ्रंट हमारा पहले से खुला हुआ है। पाकिस्तान फ्रंट जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, आज भी आतंकियों घुसपैठ करा रहा है। चीन के साथ हम गलवान हुआ था, 4 साल से सेनाएं हमारी आमने सामने है। तो एक जो नया फ्रंट जो खुल रहा है, तीसरा अगर बांग्लादेश की अगर बात होती है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? तो मैं आपसे सहमत हूँ। अगर ये फ्रंट खुल गया तो हमारी समस्याएं और बढ़ जाएंगी।
जहाँ तक मौजूदा परिस्थितियां हैं बांग्लादेश में वो चिंतनीय हैं, लेकिन फिर भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आर्मी और अभी पहले पुलिस भी स्ट्राइक पर थी, वो भी अपनी ड्यूटी पर आ गए हैं और आर्मी भी परिस्थितियों को नियंत्रण में करने के लिए पूरी तरह प्रयास कर रही है। ये जो किलिंग्स जो हुई है ये हिंदूज की है जो अवामी लीग के सपोर्टर हैं, प्लस अवामी लीग के जो मुस्लिम हैं उनके साथ भी ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये कार्रवाई जो किलिंग हुई है ये रिमोट एरिया जो है वहां पे ये कार्रवाई हो रही है, और ढाका में और उसके सराउंडिंग एरियाज में वहां पर स्थिति इतनी खराब नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ की जो सरकार है वो भी कोशिश करेगी, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि आपको बधाई तो जरूर ले लो, लेकिन आप परिस्थितियों को नियंत्रण में करो। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज कन्वे करता है। इंडियन डिप्लोमेसी जो है वो काम कर रही है, करेगी। अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि भारत को डायरेक्ट इंटरवीन करना चाहिए, हमें अंदर जाके कुछ कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि डिप्लोमेटिक एफर्ट जो है वो ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। और बांग्लादेश को भी, चाहे वो कोई भी पार्टी आए, उनको इस बात का तो एहसास होना चाहिए कि अगर उनका सर्वाइवल है तो भारत के साथ अच्छे संबंध बना के ही होगा, क्योंकि अगर वो हमारे लिए परिस्थितियां खड़ी करेंगे खराब तो उनके साथ क्या हो सकता है ये उसका एहसास उनको भी होगा। क्योंकि उनकी जितना भी राशन पानी है, उनका जो ट्रेड है सारे का सारा, जिसे कहते हैं कि ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, थोड़ा सा म्यांमार के साथ है और सारी तरफ से हमारी तरफ से घिरा हुआ है। और ये हमारे साथ हमारी नीतियों के विरुद्ध, हमारी सरकार के विरुद्ध जो है कार्रवाई के खिलाफ या उसके अगेंस्ट कार्रवाई करने से 10 बार सोचेंगे जरूर। चाहे इनको सपोर्ट बाहर के कंट्री का भी है, लेकिन जो इंडिया का रोल है, जो इंडिया इनको सपोर्ट कर सकता है, वो और कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में परिस्थितियां नियंत्रण में आएंगी। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँ आपको कि बहुत से रेडिकल एलिमेंट हैं। जनरल साहब ने जैसे बताया कि बीएनपी, जमाते इस्लाम, उनकी तो फिलॉसफी ही स्पूरियस है, जो कि रेडिकल किस्म के लोग हैं, और उन्होंने ये सारी कार्रवाई करके अपने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि बांग्लादेश जो इतना अच्छा कर रहा था शेख हसीना की रजीम में, उसकी ये हालत, ओवरनाइट ऐसी हालत हो सकती है। जहां तक इलेक्शंस की बात है, अगर यूएसए ये कह रहा है कि ये इलेक्शन जो है वो फेयर एंड इम्पार्शियल नहीं हुए हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान के इलेक्शन को अच्छे लगते हैं लेकिन यहाँ के इलेक्शन खराब लगते हैं। जहां पर शेख हसीना ने बीएनपी को मना नहीं किया कि आप इलेक्शन मत लड़ो, वो तो उन्होंने खुद इलेक्शन नहीं लड़ा। अब उन्होंने खुद इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ा कि उनको पता है कि वो जीतेंगे नहीं। तो ये बड़े डबल स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स के, जिसमें चाइना, सीआईए और इवन आईएसए, ये सारे लोग कूदेंगे। और हमें यही खतरा है कि ये बीएनपी और जमाते इस्लाम और ये केयर टेकर गवर्नमेंट के होने से कहीं ये जो रेडिकल एलिमेंट हैं ये कहीं रीएक्टिवेट ना हो जाएं। कहने का मतलब है कि जो टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट कैंप जो पहले वहां पे बांग्लादेश में उन्होंने अलाउ नहीं किए थे, वो कहीं फिर से री एस्टेब्लिश ना हो जाएं। तो इस तरह की समस्याएं जो है हम दूर से देख रहे हैं, लेकिन इसके लिए भारत सरकार जो है पूरी तरह प्रयासरत है। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम पूरे तरीके से करेंगी, तो ऐसी बड़ी चिंता वाली बात नहीं है। थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा और हम इन परिस्थितियों से अच्छे से निपटेंगे। जनरल सिवाच, जो अंतरिम सरकार जो बनी है, जिसके मुखिया मोहम्मद यूनुस हैं, लेकिन उसमें जितने भी लोग शामिल हुए हैं, पार्टियों की बात करें, ज्यादातर लोग जो हैं भारत विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं। जो भारत की सपोर्ट की बात करें, अवामी लीग कोई सरकार में है नहीं, कोई ऐसा एलिमेंट है नहीं, कुछ कई तरह की बातें कही जा रही है। तो ये कितना सुरक्षा के लिए हमारा खतरा आप मानते हैं आप? बिल्कुल, देखो सच्चाई बात यह है कि राजीव, ये तो हमने दिख गया था जब जैसे ही शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरी और रिजाइन करके निकल गई, कि जो नई इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी उसमें एंटी इंडिया सेंटिमेंट वाले लोग ज़्यादा होंगे। उसमें जमाते इस्लामी की तरफ, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, तो वही हुआ। और यही नहीं, जो इसका अब जो डॉक्टर यूनुस है, मोहम्मद यूनुस, वो तो एक मुखड़ा है। क्या उनके पास असली पावर है वो तो समय बताएगा। क्या फौज पीछे से कार्रवाई करेगी जिस प्रकार से पहले भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में होता रहा है। मगर हमें एक चीज सोचनी पड़ेगी कि हम डिसाइड नहीं कर सकते कि बांग्लादेश में कौन सी गवर्नमेंट आएगी।
जो भी बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट आए उसके साथ हमने वर्केबल रिलेशन रखने हैं, क्योंकि ये भारत के इंटरेस्ट में है कि बांग्लादेश के साथ हम रिलेशन रखें। क्योंकि दो तीन बातें हैं, एक तो सच्चाई है कि जो नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं वहां इन्वॉल्व था जब ये कैंप आपके भूटान में थे, भूटान आर्मी के साथ मिलके हमने जो एनडीएफबी और अल्फा के कैंपों को एक प्रकार से बस्ट आउट कर दिया था, वो चिटागोंग हिल्स में आके उन्होंने डाल दिया। जब से 2008 से शेख हसीना की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर डाला, वो वहां से भागे, या तो उन्होंने सरेंडर कर दिया या उनको भारत के हवाले कर दिया। कहने का मतलब यह शेख हसीना का बहुत बड़ा रोल है जो नॉर्थ ईस्ट में पीस आई है, ये भी सच्चाई है। अब उसका क्या कार्रवाई होगी ये भी सोचना पड़ेगा, मगर मेरा मतलब यह है कि अब जो भी इंटरिम गवर्नमेंट है और आगे इलेक्शन होंगे, जो भी गवर्नमेंट आएगी, भारत को उसके साथ अच्छे रिलेशन रखने पड़ेंगे, क्योंकि भारत का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। और बांग्लादेश को भी मालूम है, मैं केस इन पॉइंट बताऊंगा, अभी जो मालदीव का जो मोहम्मद मिजू है, उसने एंटी इंडिया सेंटिमेंट और इंडिया आउट में रखा था। आज वही मालदीव भारत के साथ बहुत फिर नजदीक हो गया है। अब जिस प्रकार से हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर एस जयशंकर अब वहां पर गए हुए हैं, बहुत कुछ भारत उनको दे रहा है और वो भारत के और नजदीक हो गए हैं। उसकी वजह यही है इकोनॉमिक रीजन, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है चीन का, $15 बिलियन का ट्रेड है। और दूसरी बात यह है कि भारत जो है चीन को के बनिस्पत जो भी लोन देता है वो एक सॉफ्ट लोन है। जो केस इन एग्जाम्पल इज श्रीलंका, जिस प्रकार से हमने $4 बिलियन उनको दिया, तो बांग्लादेश को भी पता है कि उसके अगर रिलेशन भारत से अच्छे रहते हैं तो वो उसके लिए फायदे में है, वो डेब्ट ट्रैप में नहीं आता बनिस्पत चीन के। अब रेस होगी चीन और भारत के बीच में, क्योंकि जो चीन है वो इस समय का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अभी एंटी इंडिया सेंटीमेंट जो बांग्लादेश में बहुत ज्यादा है, ये गवर्नमेंट भी स्टार्टिंग में भारत से इतना नजदीक नहीं है, वो इसको फायदा उठाने करेगा। मगर भारत की डिप्लोमेसी बहुत मैच्योर्ड है, हमें सोच समझ के चलना चाहिए। हमारे पास ज्यादा चॉइस नहीं है, हमारे पास यही चॉइस है, जो भी गवर्नमेंट वहां है उनके साथ वर्केबल रिलेशन रखें, और वो हम कर सकते हैं। हमने मालदीव में करके दिखाया, हमने नेपाल में करके दिखाया। हाँ, मुझे एक चीज बड़ी अचरज लगती है राजीव, कि शायद हम प्रिपेयर नहीं थे इस सिचुएशन के लिए, शायद हमने ये सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी शेख हसीना को ऐसे जाना पड़ेगा। ये एक सरप्राइज शेख हसीना की गवर्नमेंट के लिए तो है ही, ये भारत की एक प्रकार इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी के लिए भी हमें पता नहीं चला। मगर ऑल सेड एंड डन, भारत और बांग्लादेश एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बहुत जरूरी है। क्योंकि याद रखना राजीव कि आज चीन जो बे ऑफ बंगाल में अपना बेड़ा बनाना चाहता है, वो बनाना चाहता है बांग्लादेश के थ्रू। चिटागोंग का जो पोर्ट है वो चाहता है, और उसको पता है मलक्का स्टेट जहां पर भारत की काबिलियत और क्षमता है, हम ब्लॉक कर सकते हैं, और चीन के पास 40 से 50 दिन से ज्यादा ऑयल नहीं है। तो ऐसे में वो चाहेगा कि भारत को अगर उसने काउंटर करना है तो चिटागोंग मिले। उसने पहले ही, अगर आप देखें, कुआ कप्पू और कोको आइलैंड म्यांमार में, चिटागोंग बांग्लादेश में, हमनटोटा श्रीलंका में, 2 आइलैंड मालदीव में उसने अपने नेवल बेस बनाए हैं, जिबूटी ईस्ट अफ्रीका में, ग्वादार पाकिस्तान में। तो वो घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसलिए ये भारत के इंटरेस्ट में है, जो भी गवर्नमेंट आए बांग्लादेश में, हम उसके साथ वर्केबल रिलेशन रखें। हम यकीन करें कि वो चीन की तरफ फेवर ना करे, बल्कि भारत की तरफ करे, क्योंकि भारत की जो नीति है वो ट्रांसपेरेंट है, ऑब्जेक्टिव है, किसी को वो डेब्ट ट्रैप में नहीं डालता, जो सच्चे मन से आपस में रिलेशनशिप करना चाहेगा। मुझे लगता है आने वाली जो भी गवर्नमेंट होगी बांग्लादेश की, वो इस चीज को समझेगी और हमारे जो रिलेशन है बांग्लादेश से होंगे। मगर आज की तारीख में 2 चिंता के विषय सबसे ज्यादा है कि जो हमारे हिंदूज हैं और उनके टेम्पल हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा खतरा है, और दूसरा है इलीगल जो इन्फिल्ट्रेशन होने का बहुत बड़ी चिंता है। कि जिस प्रकार से आईजी साहब बता रहे थे, 15 करीब 150-200 आदमी इकट्ठे नहीं इन्फिल्ट्रेट कर सकते, 5 और 10 के जो ग्रुप है वो इन्फिल्ट्रेट बहुत आसानी से कर सकता है, क्योंकि बॉर्डर पोरस है। और हमारा चिंता का विषय है कि जो रोहिंग्या 10 लाख के करीब बैठे थे, जिसको शेख हसीना ने बड़ी अच्छी तरीके मैनेज किया, जो रेडिकलाइज हो सकते हैं आईएसआई थ्रू, वो भी भारत की तरफ आने की कोशिश करेंगे। जो जमात इस्लामी के कैडर और ये जेलों से जो भागे हुए क्रिमिनल और जो टेररिस्ट हैं, वो भी भारत में आने की कोशिश करेंगे। वो भी हमारा नंबर 2 चैलेंज है। और तीसरा चैलेंज है कि हम नई गवर्नमेंट के साथ कैसे एक रिलेशनशिप मेंटेन
करें जो कि वर्केबल रिलेशन हो, जो कि भारत के लिए भी ठीक हो और बांग्लादेश के लिए भी फायदेमंद हो। राजीव गुलेर साहब, अंतिम सवाल था कि उस देश को जिसको भारत ने बनाया है, आज इस तरह की समस्या भारत के सामने पैदा हो रही है, और ये फैक्ट है कि आज नहीं तो कल वहां से शरणार्थी आएंगे ही, तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी भारत के सामने। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, अभी जो सिचुएशन है उसमें तो एक्सोडस, बहुत संख्या में लोग आने को तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि अभी 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन के अंदर अगर हम इस सिचुएशन को कंट्रोल कर भी लेते हैं, तो लोगों के दिल में जो डर पैदा हो गया है, तो आज नहीं आएंगे तो 6 महीने के बाद आएंगे, 1 साल के अंदर आएंगे, वो धीरे धीरे भारत में आना चाहेंगे और आएंगे। जिस तरह की परिस्थितियां बांग्लादेश में हुई है, जिस तरह के बहुत डरावने सीन जो है मीडिया में, बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, वो सारा सामने आ रहा है, तो ऐसे देश में कौन रहना चाहेगा, जहां पर स्पेशली जो माइनॉरिटी वाले हैं। तो ये मान के चलिए कि पहले भी बहुत से हिंदू जो है, जब से बांग्लादेश इजाद हुआ है, बहुत संख्या में ऑलरेडी आ चुके हैं, और अब ये बाकी धीरे धीरे ये आएंगे। अगर इकट्ठे नहीं आएंगे तो अगले 4 साल में आएंगे, 6 साल में आएंगे। तो ये परिस्थितियां बनी हुई हैं, और ये बहुत शर्म की बात है बांग्लादेश सोसाइटी के लिए। देखिए, सोसाइटी जो है किसी देश की नेशनल सिक्योरिटी में उसका बहुत बड़ा रोल होता है, और उन्होंने अपने अच्छे भले देश को आगे बढ़ते हुए उन्होंने रास्ते में पत्थर डाल दिए। इतनी अच्छी इकोनॉमी होने के बावजूद, इतनी बढ़िया उनकी रजीम काम कर रही थी, और उन्होंने बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग पॉलिसीज उन्होंने ये सारा काम खराब कर दिया। और एक बंगाली जो सोसाइटी है, बांग्लादेशी सोसाइटी जो है, उसका जो एक दृश्य जो प्रोजेक्ट हुआ है पूरे वर्ल्ड में, और स्पेशली जो मुस्लिम रेडिकल जो है, उन्होंने मुसलमान धर्म को और बदनाम करने का जो प्रयास किया है, इसका खमियाजा तो इनको खुद ही भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। और इस समय जो रिलीजियस गुरु हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कि चाहे वो इंडिया के मुस्लिम लीडर हो या जो रिलीजियस गुरु हो बांग्लादेश। लेकिन जो शरणार्थी समस्या जो होने वाली है हिंदुस्तान में, उसको निपटना भी तो एक अपने आप एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। असम की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, पहले से ही जो बांग्लादेशी सब जो आए हुए हैं उसकी समस्या, और अब जो हालात पैदा हो रहे हैं, अब तक भारी समस्या होने जा रही है। जो शरणार्थी आएंगे, आप उससे कैसे निपटेंगे? ये समस्या है। पहला तो प्रयास यही होना चाहिए कि बांग्लादेश में स्थिति सामान्य हो, और वहां की सरकार जो है स्थिति को नियंत्रण में करे। और ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। बांग्लादेश की जो आर्मी है, वहां के जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स है, वो प्रोफेशनल फोर्सेस हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो यूनाइटेड नेशन में बांग्लादेश के कंटीजेंट सबसे ज्यादा जाते हैं, और जो बांग्लादेश के कंटीजेंट वहां पे जाते हैं, 2-2, 3-3 डेपुटेशन ये वहां पे जाते हैं, तो वहां की जो वर्किंग इथोस हैं वो साथ में लेके आते हैं। तो हम ये उनसे उम्मीद करते हैं कि ये एक बहुत इम्पार्शियल गवर्नेंस वहां स्थापित करने में मदद करें, और इस तरह की परिस्थितियां ना हो कि खराब हो और माइनॉरिटीज को मारा जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि वो परिस्थितियां सामान्य हो। लेकिन अगर शरणार्थी आते हैं तो भारत को उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। और पहले तो बॉर्डर के ऊपर कोशिश हो रही है कि लोग ना आए, लेकिन गवर्नमेंट कल को कोई ऐसा डिसीजन लेती है कि शरणार्थी लेने की अगर परमिशन मिलती है, तो फिर उसके बाद शरणार्थी रिफ्यूजी कैंप जो है वो बनाए जाएंगे, उसकी मैनेजमेंट की जाएगी, और वो मैनेजमेंट जो है करने में भारत जो है वो दक्ष है। ऐसी कोई समस्या नहीं है। जनरल शिवाच, इस समस्या को आप कैसे देखते हैं सर? क्योंकि ये समस्या तो आनी है। बिल्कुल, देखो राजीव, ये बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। ये सच्चाई है। भारत के अंदर इस जो इलीगल माइग्रेशन से 2 प्रॉब्लम। एक तो ये सच्चाई है कि जो हिंदूज हैं, जो कि जिनकी प्रॉब्लम है, वो भारत में आए, वो हम मना नहीं कर सकते और करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है। कैसे हम छोड़ सकते हैं उन लोगों को मरने के लिए? मगर डर ये नहीं है। डर ये है इनके साथ जो जमात इस्लामी और रोहिंग्या मुस्लिम जो उनके साथ मिलके, प्लस वो रेडिकलाइज यूथ जो आईएसआई ने किए हैं, जो टेररिस्ट जो छूटे हैं जेलों से, वो भी इनके साथ मिलके आ जाएंगे। ये भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और इसीलिए ये सब बातें होने की कैसे हम करें। और जिस तरीके से आईजी साहब ने बताया, मैंने ये बॉर्डर जो है इतना पोरस है कि ये कहना कि भाई 10 से 15 आदमी रात के समय कहीं ना कहीं से निकलने के काबिल हैं। ये सच्चाई है कि जो हमारी
बीएसएफ है उसने बहुत कोशिश की है, उसने 3 टियर बनाई है, बल्कि ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, नाइट विजन डिवाइस का कर रहे हैं, मगर फिर भी ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, क्योंकि चम्मन नदियां जा रही हैं, वहां पर पोरस बॉर्डर है, वहां पर नदियां नाले हैं, वहां पर फेंसिंग नहीं है, तो इसका फायदा तो पक्का उठाएंगे ये। मगर हमें क्योंकि हम मल्टी टियर की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम हमने अभी बढ़ावा किया है, तो हो सकता है हम इसमें कामयाब हों। जो बॉर्डर है दूसरी तरफ जो है बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, ये एक नटोरियस है ये, क्योंकि अगर आप देखें पहले बीडीआर होती थी, वहां उन्होंने 16 के करीब हमारे बीएसएफ के जवान भी मारे थे। बांग्लादेश की बनावट क्या है, बांग्लादेश के अंदर एक बांग्लादेश आर्मी है और एक है बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, जिस प्रकार से पैरामिलिट्री जैसे हमारी बीएसएफ है। वहां पर जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है उसके पास ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि वो बॉर्डर को गार्ड करते हैं, और जो बांग्लादेश की आर्मी है वो इंटरनल एरिया देखती है, वो कंट्रोलमेंट में रहती है, लड़ाई तो इनकी होनी नहीं किसी से। अनलाइक इंडिया की जहां पर हमारे बॉर्डर बहुत एक्टिव है, लाइन ऑफ कंट्रोल भी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी है, और भारत की फौज हरदम डिप्लॉय होने के लिए तैयार है, ऐसा बांग्लादेश में नहीं है। तो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश का ज्यादा बड़ा रोल है बृहस्पत बांग्लादेश के आर्मी करीब करीब। अब सच्चाई यह है कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश जो है, एक तो ये फैसिलिटेट कर रहे हैं खुद ही वो जो जाने, दूसरी बात वो काफी हद तक इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी में लगा दिए गए, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो बांग्लादेश की पुलिस थी वो स्ट्राइक पर चली गई, क्योंकि वो टारगेट की जा रही थी। तो इसके कारण भी जो बांग्लादेश से रुकावट होनी चाहिए ना आने की, वो नहीं है। अब आप सोचो वहां फ्री फॉर ऑल है, जो भी रोकना है वो भारत ने रोकना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो बात की कि बांग्लादेश के अंदर यूनाइटेड नेशन में जाती है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन है, बांग्लादेश है, नेपाल है, वो इसलिए क्योंकि इनके पास और कुछ तो है नहीं। ये किस प्रकार से रेमिटेंसेस अर्न करेंगे, क्योंकि आप जब यूनाइटेड नेशन में जाते हैं तो वहां बहुत पैसा मिलता है, यहां पर तो वो कोई रोल है नहीं, कोई लड़ाई तो हो नहीं सकती। तो ये सच्चाई है, इस बात को मैं मानता हूं कि उनका जो स्टैंडर्ड होगा ट्रेनिंग का, उनका सोचने का स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आप यूनाइटेड नेशन के अंदर काम करके आए हैं, वहां सोचने का ढंग बहुत अलग है। मगर फिर भी इसके बावजूद के आज सबसे बड़ी थ्रेट भारत के लिए इलीगल माइग्रेशन की है, और ये एक हमारे लिए चैलेंज है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे जोरों से ट्राई करेगी, मगर इसको हमें समझना चाहिए कि ये रियल प्रॉब्लम है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम इसको अनदेखा करें। इसके अंदर जितना भी हम ड्रोन्स का इस्तेमाल करें, जितना भी सैटेलाइट से करें, जितना हम ग्राउंड पे इंटेलिजेंस करें, मल्टी टियर करें, और बीएसएफ के साथ साथ बाकी जो हमारी पैरामिलिट्री जो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स, उसका इस्तेमाल करें, ये जरूरी है कि हम इलीगल माइग्रेशन को रोकें। दूसरा जो मैंने बताया था हिंदूज के लिए जो हो रहा है उसको भी रोकना हमारे लिए फर्ज है। हम जो इंटरिम गवर्नमेंट, जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साफ सुथरे शब्दों में पहले उनको कांग्रेचुलेट किया और फिर उनको बताया कि ये आपका धर्म है कि आप जो हिंदूज और माइनॉरिटीज है उनका ख्याल करें। तो मुझे लगता है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि वो अपने माइनॉरिटीज का ध्यान दें, ये एक बड़े इंपॉर्टेंट। और थर्ड ये है कि कुछ भी गवर्नमेंट वहां आए, हमें वर्केबल रिलेशनशिप रखने हैं। हम नहीं चाहेंगे कि इस वैक्यूम का इस्तेमाल चीन करे, इस वैक्यूम का इस्तेमाल अमेरिका करे। हम चाहेंगे कि भारत के साथ बांग्लादेश के ऐसे ही रिलेशन बने जिस प्रकार से शेख हसीना की गवर्नमेंट में थे, जहाँ कनेक्टिविटी रोड एंड रेल कनेक्टिविटी 65 में जो थी 1965 में वो होगी थी। कहने का मतलब नॉर्थ ईस्ट से रेस्ट ऑफ इंडिया में जाने में इतनी आसानी हो गई थी। आपका जो चिटागोंग और मोल्दो पोर्ट था वो खोल दिया था बांग्लादेश ने, नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट कलकत्ता की बजाय वहीं पर अपना सामान लेती थी। तो देखे कितनी सहूलियत हो गई थी, और ये गिव एंड टेक था। बांग्लादेश के लिए बहुत फायदा हो गया था। बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही थी। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो 86% एक्सपोर्ट करती है, वो वर्ल्ड की सबसे अच्छी इंडस्ट्री मानी जाती थी। और आप देखें पर कैपिटा इनका अगर बांग्लादेश का भारत से ज्यादा था, तो आप वाकई ये देखेंगे कि कितनी बढ़ोतरी की है। वही देश जो 1971 में आजाद हुआ था और पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से भी गिरा गुजरा। तो वाकई ये है एक चैलेंज है। मुझे लगता है राजीव, भारत की जो गवर्नमेंट है अपने अक्यूमन और डिप्लोमेटिक चैनल से इस जो प्रॉब्लम आएगी, जो चैलेंज आएगी, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस इसको बड़े अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे, निभाएंगे और देश की जो नेशनल इंटरेस्ट का ध्यान रखेंगे। राजीव, तो थैंक यू सर एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए आप दोनों मेहमानों का। और उम्मीद करना चाहिए कि जो बांग्लादेश की जो मौजूदा हालात है जो चिंताजनक है,
धीरे धीरे वो ठीक होगी और भारत के साथ उसके रिश्ते जो है पहले की तरह बेहतर होंगे। धन्यवाद सर आप दोनों मेहमानों का सर। थैंक यू सर। थैंक यू रजनी, थैंक यू वेरी मच। कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे।